तो पिछले क्लास में मैंने आपको यूनिट एंड डायमेंशन निकालने के लिए सिखाया था। जरा सा एक और पॉइंट मैं ऐड कर दूं कि यूनिट एंड डायमेंशन निकालने में आप यूनिट और फिजिकल क्वांटिटी को जो रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल है उसको अलजेब्रिक सिंबल के जैसा इस्तेमाल करते हैं। कहने का मतलब कि एक्सपोनेंट जब मान लीजिए कि डिवीजन में आता है तो पावर जो है पावर का डिफरेंस भी लेते हैं, और अगर एक्सपोनेंट सेम है तो दोनों को कैंसल भी हम लोग करते हैं। यह सब चीज पिछले क्लास में आपने कर चुके हैं। अभी समझ में ना भी आए, अगर क्वेश्चंस जो मैंने आपको बोला था वो आपने किया हुआ है तो फिर सफिशिएंट है। लेकिन यह पॉइंट भी एक्सप्लिसिटली आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, आप चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी में यह आपको दिया हुआ है। चलिए ठीक है, आज हम लोग डायमेंशन के यूज के बारे में पढ़ेंगे। तो डायमेंशनल एनालिसिस के जरिए ये जो डायमेंशन के ऑपरेशंस को हमने समझा कि कैसे उसको हम किसी भी क्वांटिटी के डायमेंशन को निकाल सकते हैं। यह जो टूल डेवलप कर रहे हैं इसके पीछे कुछ ना कुछ हमारा उद्देश्य होगा कि इससे कुछ ना कुछ काम आसान हो जाएगा। तो क्या इसका यूज है उसको हम लोग पढ़ेंगे। यूज ऑफ डायमेंशन करके सेक्शन आपके एचसी वर्मा में दिया हुआ है, सेक्शन 1.6। एनसीईआरटी में इसका एक दूसरा नाम डायमेंशनल एनालिसिस भी है। डायमेंशनल एनालिसिस के अंतर्गत 3 पार्ट आपको पढ़ना है: प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, यूनिट कन्वर्जन फैक्टर एंड एक और पार्ट है इसमें कि अगर आप डायमेंशन को अच्छे से समझते हैं, अभी उसके बारे में और भी चर्चा करेंगे, तो एग्जैक्टली तो नहीं लेकिन एक आइडिया आपको लग सकता है कि क्या फॉर्मूला होना चाहिए। फोर्स का फॉर्मूला अगर ma है, अगर पता हो कि फोर्स सिर्फ और सिर्फ मास पर डिपेंड करता है और एक्सेलरेशन पर डिपेंड करता है, अगर ये कंप्लीटली पता हो तो हम फोर्स का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। इन सबको एग्जाम्पल के साथ देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसका जो डायमेंशनल एनालिसिस का जो यूज ऑफ डायमेंशन है उसका फर्स्ट पार्ट प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को पढ़ेंगे। इधर जो लिखा हुआ है इस पर आप ध्यान मत दीजिए, ये मेरे लिए है, रिमाइंडर है कि मैं क्या पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। इस 2 सेक्शन में मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले तो इस तीनों का नाम आप देख लीजिए। यूजेज ऑफ डायमेंशन को डायमेंशनल एनालिसिस भी बोलते हैं, जिसमें कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, यूनिट कन्वर्जन फैक्टर और डिड्यूसिंग रिलेशन आता है। सबसे पहले हम लोग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को देखेंगे। सारा एनालिसिस में यहां लिखूंगा, यह स्टैटिक यहां पर पड़ा रहेगा। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये क्या बताता है? ये बताता है कि मान लीजिए कि आपके पास 5 किलो सेब है और 2 बीघे जमीन है। क्या 5 किलो सेब को 2 बीघे जमीन में जोड़ सकते हैं? क्या यह सेंस बनाता है? या फिर समझिए कि मैं बोल रहा हूं कि 2 मीटर कपड़े में 5 सेकंड को जोड़ना है, क्या जोड़ सकते हैं? 2 + 5 = 7। एब्सर्ड लगता है सुनने में? लगता है। 5 kg ऑफ मैंगो में 3 सेकेंड ऑफ टाइम आपको जोड़ने के लिए कोई बोल रहा है कि इस 5 और 3 को जोड़ करके मुझे बताओ कितना हुआ? 8 हुआ। यह 8 कुछ सेंस बनाता है? नहीं बनाता है। इसका मतलब है कि
सिर्फ सेम फिजिकल क्वांटिटी को हम जोड़ सकते हैं। आम में आम को जोड़ सकते हैं और टाइम में टाइम को जोड़ सकते हैं, कपड़े में कपड़े को जोड़ सकते हैं। मतलब कि सिर्फ इतना तक ही बात नहीं है, बात यह है कि सिर्फ मैं लेंथ में लेंथ नहीं जोड़ रहा हूं। 5 मीटर कपड़ा और 10 किलोमीटर सड़क, जो कि 10,000 मीटर सड़क हुआ। अगर मैं बोलता हूं कि 10,000 मीटर सड़क को 5 मीटर कपड़े में जोड़ दीजिए, दोनों लेंथ ही है, दोनों का डायमेंशन लेंथ ही है, क्या आप जोड़ सकते हैं? नहीं जोड़ सकते हैं। मतलब कि जब कभी भी हम जोड़ते हैं या सब्सिक्वेंटली हम घटाते हैं तो दोनों के दोनों में फिजिकल क्वांटिटी सेम या सिमिलर होना चाहिए। समझ में आया? डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी को आप ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। इसी का नाम है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। और दूसरा एक चीज और है कि अगर आप डायमेंशनल इक्वेशन लिख रहे हैं या कोई भी इक्वेशन अगर आप मेजरमेंट के ख्याल से लिख रहे हैं तो एलएचएस और आरएचएस दोनों में सेम फिजिकल क्वांटिटी होना चाहिए। ठीक है? इसका जो फर्स्ट चेक होता है, तो सबसे पहले तो इस चीज को आप देखिए मैं क्या बोल रहा हूं। फॉर वन एग्जाम्पल, सभी जगह एक एग्जाम्पल बड़ा ही पॉपुलर एग्जाम्पल है आप चूंकि आपने छोटे क्लास में पढ़ा हुआ है, तो डिस्टेंस के लिए आपने पढ़ा था कि s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बड़ा ही पॉपुलर है, आप लोग शायद 9th या 10th में ये पढ़ते भी है निकालने के लिए। ठीक है? यहां पर 3 क्वांटिटी लिखा हुआ है। s डिस्टेंस है, ut भी कुछ टर्म है, u इनिशियल वेलोसिटी है और a कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। क्लियर है? t टाइम है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोलता है कि अगर आप देखें कि s क्या है, s इज डिस्टेंस, ut क्या होता है कि इनिशियल स्पीड से अगर लगातार t टाइम तक दौड़ता तो दोनों के मल्टीप्लाई कर दिए, स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया। चाल बराबर दूरी बटे समय, हिंदी वाले पढ़ते हैं, इंग्लिश में भी सेम ही है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम ही तो होता है। मतलब ये भी सेम फिजिकल क्वांटिटी डिस्टेंस है। क्लियर है? उसी प्रकार से हाफ ए टी स्क्वायर जो है यह भी डिस्टेंस ही है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मान लीजिए कि किसी ऑब्जेक्ट को आप नीचे की डायरेक्शन में टी टाइम के लिए छोड़ते हैं तो अंडर ग्रेविटी कितने दूर जाता है? हाफ ए टी स्क्वायर जाता है। इंटीग्रेशन से निकलता है, लेकिन यह भी डिस्टेंस ही है। मतलब कि हम लोग क्या देखते हैं कि वन टाइप ऑफ डिस्टेंस, वन डिस्टेंस इज इक्वल टू अनदर डिस्टेंस प्लस अनदर डिस्टेंस। मतलब कि किसी भी इक्वेशन में जब भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगा तो वह बिटवीन सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी होगा। अब यह बात आपको अगर पता चल गया, समझ में आ गया, इस एग्जाम्पल को आप कर सकते हैं। चूंकि यह इंट्यूटिव है और इसमें 3 टर्म आपको नेचुरली देखने मिलता है, वैसे जितना भी इक्वेशन फिजिक्स में आप पढ़ने जा रहे हैं सभी में यह लागू होता है, लेकिन यह आपके छोटे क्लास से लिया हुआ है तो आपको आप अलग से चीज कुछ नहीं बताना होता है। तो यह करके इस चीज को आप समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि डिस्टेंस का अगर मैं s का डायमेंशन निकालने के लिए बोलूं तो डिस्टेंस का तो डायमेंशन पता है, डिस्टेंस का लेंथ का डायमेंशन क्या हो जाएगा?
एल ब्रैकेट में ही रखिए, आदत डालिए ब्रैकेट में ही डालने का। एल आया मतलब कि ऑल 6 डायमेंशन अभी भी प्रेजेंट है विथ 0 डायमेंशन। लिख भी सकते हैं बड़ा जैसा, मैं लिख नहीं रहा हूं लेकिन हमेशा होता है। यहां पर एल का पावर 1 है, लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन एल लिखने से मतलब है कि डिस्टेंस हैज 1 डायमेंशन इन लेंथ, ऐसे पढ़ते हैं, बेसिक से समझिए। अब यूटी का देखेंगे डायमेंशन, सीखते जाइए सीखते जाइए, सब सीख जाएंगे। ये क्या है? इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम, मैं स्पीड ही लिख देता हूं, इनिशियल स्पीड इनटू टाइम। अब मैंने क्या बोला कि अलजबरा के जैसा ट्रीट करते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए यहां पर वह चीज आपको दिख जाएगा। तो स्पीड क्या होता है? लेंथ ओवर टाइम। लिखिए, देखिए, समझिए, ऐसे करना है, लेंथ बाय टाइम। और ये क्या है? ये भी है टाइम। मैंने क्या बोला? अलजबरा के तरह से ट्रीट कर सकते हैं आप यूनिट या फिर डायमेंशन को। अगर आप यूनिट में या फिर डायमेंशन में काम कर रहे हैं तो फिजिकल क्वांटिटी को अलजेब्रिक सिंबल के जैसा यूज कर सकते हैं। समटाइम्स यहां पर फिजिकल क्वांटिटी ना लिख करके उसके रिप्रेजेंटेशन में कैपिटल टी मैं लिख देता, लेकिन कैपिटल टी क्या है? इट इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट? द फिजिकल क्वांटिटी टाइम। तो दोनों सेम ही है। तो चलिए अब अलजेब्रिक सिंबल के जैसा अगर ट्रीट कर रहे हैं तो टाइम को मैं कट कर सकता हूं, कर सकता हूं। बचा क्या? सिर्फ लेंथ का डायमेंशन। या तो यहां भी छोड़ दूं, ये भी सही है, लेकिन जो इसका सिंबल है उसमें लिख देंगे तो थोड़ा और भी स्टैंडर्ड लगेगा। इसका भी यूटी का डायमेंशन लेंथ ही आ रहा है। हाफ एटी स्क्वायर का देखेंगे, हाफ तो कांस्टेंट है। क्या कांस्टेंट का कोई डायमेंशन होता है? कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं होता है, कोई यूनिट नहीं होता है। यह एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है? स्पीड बाय टाइम, है ना, स्पीड बाय टाइम। और क्या बोल सकते हैं? रेट ऑफ स्पीड। तो स्पीड बाय टाइम हो गया, इंटू टी स्क्वायर मतलब टाइम स्क्वायर। टाइम कैंसिल हो गया अलजेब्रिक सिंबल के जैसा। फिर स्पीड इंटू टाइम आ गया। स्पीड और इंटू टाइम हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। इनिशियल स्पीड इंटू टाइम का डायमेंशन एल आ रहा है, तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, आपका भी ज्यादा समय मैं नहीं लेना चाहता हूं। चलिए, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि चूंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी में होता है, इसलिए तीनों का सभी का डायमेंशन जरूर सेम होगा। यह बहुत सारे क्वेश्चन में है, मैं आपको करने के लिए भी क्वेश्चन बता दूंगा कौन सा आप करेंगे। यहां पर एक कंफ्यूजन है लेकिन लोगों को, अगर ईच टर्म का डायमेंशन सेम हो तो क्या यह गारंटी है कि फिजिकल क्वांटिटी भी सेम होगा? मतलब कि अगर 5 किलोमीटर रोड है और उसमें 5 मीटर कपड़े को जोड़ना है, तो क्या यह सही है? लेंथ ऑफ पेन को जोड़ना है, डायमीटर ऑफ द एटम को जोड़ना है, तो क्या जोड़ सकते हैं? है सही? नहीं है सही। तो ज्यादा जो बेसिक है, इट इज नॉट द डायमेंशन बट इट इज द फिजिकल क्वांटिटी। समझ में आया? लेकिन अगर किसी का डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी का भी डायमेंशन सेम हो सकता है, लेकिन अगर डायमेंशन ही सेम ना हो तो तब तो वो जरूर एक डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी है। मतलब कि अगर डायमेंशन ही टाइम आ रहा है
तो मुझे यह पता नहीं चलेगा कि कहीं हो सकता है ये 1/फ्रीक्वेंसी हो सकता है ये टाइम का जो डायमेंशन आ रहा है ये ईयर में हो, 1 ईयर में काम हो रहा होगा, हो सकता है ये टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम होगा, तो मैं कैसे जोड़ दूंगा उसमें। लेकिन अगर डायमेंशन ही सेम ना हो तो इक्वेशन जरूर गलत है। अगर डायमेंशन सेम है तो इक्वेशन हो सकता है सही हो गलत हो, लेकिन अगर डायमेंशन गलत हो गया तो फिजिकल क्वांटिटी कंफर्म डिफरेंट है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी ही डिफरेंट है, तब तो ये इक्वेशन जरूर गलत है। मतलब यहां से क्या याद रखना है आपको, अगर कोई इक्वेशन दिया हुआ है तो उसका ईच टर्म में अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन दिया हुआ है तो वहां पर ईच टर्म का डायमेंशन सेम ही होगा। बस यही आपका फाइनल कंक्लूजन है। ये तो होना ही है, ये एक मिनिमम क्राइटेरिया है, बट इट इज नॉट सफिशिएंट फॉर सफिशिएंसी दैट डायमेंशन मस्ट बिलोंग टू सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी। यहां डिस्टेंस सभी का सभी सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी था इसलिए ऐड हो सका। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे, कुछ गलत होगा आपसे तो अपने और भी ज्यादा इन चीजों पर आप ध्यान देंगे। तो अब देखेंगे, है तो इतना सही। हाँ, इसमें एक चीज और भी मैं बता दूं, बताया हुआ है पहले से भी, कि अगर मुझे डिस्टेंस का डायमेंशन निकालना है, हम नहीं, अगर यूटी का डायमेंशन मुझे निकालना है तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसका डिफरेंट यूनिट तो है, मल्टीप्लाई हम लोग कर रहे हैं, ऐड करने में हम लोग बोल रहे हैं कि देखना पड़ेगा कि सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी हो। लेकिन अगर प्रोडक्ट का बात आए तो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी का भी प्रोडक्ट डिवीजन हो सकता है। क्लियर है? क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन हो जाए तो इन चीजों को भूल भी जाएंगे तो चलेगा। लेकिन क्या है कि क्वेश्चन बनाने में एक एक करके आपसे गलती होता है, एक एक चीज आप सीखते हैं, फाइनली थोड़ा भी अगर आपको कहा हुआ है ना तो आपको याद आता है। चलिए अब देखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन दिया हुआ है, सॉल्व करेंगे, फिर नेक्स्ट पर चलेंगे। आज मैं चाहता हूं कि मैं तीनों को कर दूं, मतलब यह चैप्टर आपका मैं कर देना चाहता हूं। एक चीज और भी मैं एक बार और आपको जोर डाल के बोलना चाहता हूं कि यूजेज ऑफ डायमेंशन, जिसको कि मैंने डायमेंशनल एनालिसिस लिखा है, एनसीईआरटी में इसका नाम डायमेंशनल एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशन करके दिया हुआ है। समय हो तो रीड कर लीजिए, लेकिन उसको कंप्लीटली वहां से समझने का प्रयास शब्दों से मत कीजिए। फिजिक्स में क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, समझ आएगा। कौन सा क्वेश्चन करना है? एचसी वर्मा में सॉल्व्ड क्वेश्चन नंबर 6 और 7 करेंगे आप, मैं लिख भी दूंगा। और एक्सरसाइज प्रॉब्लम आप क्वेश्चन नंबर 18 और 19 करेंगे, लिख देता हूं। और एनसीईआरटी में भी आपको एक्सरसाइज, जो इस साल का बुक है, एक्सरसाइज 1.13 करना है आपको, और एग्जाम्पल 1.3 और 1.4 करना है। एग्जाम्पल बहुत ही अच्छा दिया हुआ है एनसीईआरटी में, एग्जाम्पल 1.4। तो लेकिन चूंकि सॉल्व्ड है तो आप इसको खुद से करने का कोशिश कीजिएगा। आपके संतुष्टि के लिए मैं एक्सरसाइज का 1.13 कर देता हूं। जितने भी क्वेश्चन मैंने लिखा है यहां पर, एचसी वर्मा का और एनसीईआरटी का, आप सभी के सभी करेंगे। मैं सिर्फ एक कर दूंगा और आप कमेंट में मुझे पूछिए अगर कुछ नहीं बनता है या टेक्निकली आपको दिखता है कि सर ये ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, आप मुझे कंफ्यूजन बताइए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं बारीकी से देखने वाला इंसान, तो आप पूछिए, आपके क्वेश्चन को मैं आंसर नहीं करूंगा,
क्वेश्चन के जो जड़ होगा ना, मैं वो आपको रिकमेंड कर दूंगा, आपको पता चलेगा। चलिए, तो एक्सरसाइज 1.13 करेंगे। इसमें क्या है कि एक इक्वेशन दिया हुआ है, m इज इक्वल टू, वहां पर कर लेते हैं, फिर मैं मिटा दूंगा। m इज इक्वल टू m नॉट बाय 1 माइनस v स्क्वेयर टू द पावर हाफ। देखिए, अब क्या है कि इस इक्वेशन में बोला जा रहा है कि एक स्टूडेंट था, उसने लिखने में गलत कर दिया। उसको यह चीज पता है कि मैंने c स्पीड ऑफ लाइट, c लिखना मैं भूल गया हूं। c को मैं कहां लिखूंगा ये मुझे नहीं मालूम है, लेकिन यह मुझे कंफर्म पता है कि मैं क्या भूला हूं, मैंने c भूल गया। तो इसको कैसे फिट करेंगे? देखिए, मैंने आपको बताया कि डायमेंशनल एनालिसिस में LHS और RHS सेम फिजिकल क्वांटिटी होना चाहिए। हमारे सरप्राइज के लिए इधर में मास दिख रहा है और यहां न्यूमरेटर में भी मास दिख रहा है। डिनोमिनेटर में कोई भी डायमेंशन नहीं हो सकता, क्योंकि LHS इक्वल टू RHS तो यहीं से मेरा पूरा हो गया। मतलब यह एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट होना चाहिए। 1 ऑलरेडी जो है वह डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। मतलब कि यह जो v स्क्वायर है, v का चूंकि डायमेंशन होता है, अब इसके डायमेंशन को मुझे हटाना है। मतलब कि उसके लिए एक ही ऑप्शन है दिया हुआ कि उस विद्यार्थी ने c को लिखना भूल गया। अब c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट, वह स्पीड है। यहां भी v क्या है? स्पीड है। अगर मैं स्पीड को स्पीड से डिवाइड कर दूं, डायमेंशनलेस कांस्टेंट हो जाएगा। c कहां पर होना चाहिए? v में डिवाइड कर देंगे c से। क्लियर है? तो c को कहां फिट करेंगे, क्यों करेंगे, एक बार दिमाग में फिर से घुमाएंगे। क्वेश्चन को पढ़ के, मेरे वीडियो को देख के नहीं, मेरे वीडियो से सिर्फ आपको कंफ्यूजन गया है, क्लैरिटी आपके दिमाग के अंदर में होगा। तो इसका आंसर आप बुक के आंसर में भी देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका समझ इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? तो ये इसका आंसर है। इसी प्रकार से जो मैंने आपको रिकमेंड किया सॉल्व करने के लिए आप कीजिए। अब चलेंगे नेक्स्ट सेक्शन पर। नेक्स्ट क्या है? यूनिट कन्वर्जन फैक्टर। यह पोर्शन आपके NCERT में नहीं दिया हुआ है, यह सिर्फ HC वर्मा में दिया हुआ है। लेकिन इसका जरूरत कितने ही बार होता है, मतलब पूरे फिजिक्स में बहुत ही बार आप मतलब फंसते चले जाइएगा। अगर ये यूनिट कन्वर्जन सब भी आपको नहीं मालूम हो तो आंसर होगा आपके पास, लेकिन गारंटी नहीं होगा। और इसमें क्या है कि आप आश्वस्त रहिएगा, मन एश्योर्ड रहिएगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट करेंगे। देखिए, यूनिट कन्वर्जन जो है तभी संभव है मोस्ट ऑफ द केसेस में, जबकि या जिस प्रकार से आपको HC वर्मा में दिया हुआ है, यूनिट कन्वर्जन तभी संभव है जबकि डायमेंशन सेम हो। अगर डायमेंशन सेम है, फिजिकल क्वांटिटी सेम है, तो वहां पर आप यूनिट कन्वर्जन कर सकते हैं। कोई एक एग्जांपल लेंगे। सबसे पहले तो मैं एग्जांपल लेना चाहता हूं, आसान एग्जांपल लेना चाहता हूं।
मिलीमीटर और मीटर। मिलीमीटर का डायमेंशन क्या होगा? यह मिलीमीटर लिखा हुआ है। मिलीमीटर फिजिकल क्वांटिटी लेंथ है, इसलिए इसका डायमेंशन L हो। इसी प्रकार से मीटर का भी डायमेंशन लेंथ है और उसका भी डायमेंशन लेंथ होगा। मतलब कि डायमेंशन हमारा सेम है और हम लोग जानते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी भी लेंथ में चल रहा है। ठीक है, ध्यान देना है जो आपके बुक में दिया हुआ है कि डायमेंशन तो सेम होना ही चाहिए, नहीं तो आप प्रोसीड नहीं कर पाइएगा। फॉर सेम फिजिकल क्वांटिटी इन डिफरेंट सिस्टम डिफरेंट यूनिट कैन बी देयर। किसी में मिलीमीटर बोलेंगे या सेंटीमीटर बोलते हैं सीजीएस में, और किसी में मीटर बोलेंगे। तो इस दोनों का कन्वर्जन कैसे होगा? देखिए, जब कभी भी अगर आप मिलीमीटर के डायमेंशन को मीटर के डायमेंशन से डिवाइड कीजिएगा तो यह तो एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट को छोड़ेगा, एक के को छोड़ेगा। यही के मुझे पता करना है। तो क्या करेंगे कि इन दोनों में से किसी एक यूनिट को लेकर के दोनों को सेम यूनिट में एक्सप्रेस करना है। मिलीमीटर को अगर हमने रेफरेंस लिया, वह अगर एक यूनिट है तो मीटर 1000 यूनिट हो जाएगा। अलजेब्रिक सिंबल के जैसा यूज करना है। हाँ, तो अब लिख सकते हैं 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/1000 और 10⁻³ मीटर। ये अगर हमें एक रिलेशन पता चल गया तो अब हम कितना भी दिया हुआ रहे मीटर या उससे हम पता कर सकते हैं। सिमिलरली अगर मान लीजिए कि मीटर बाय मिलीमीटर कर देते तो क्या आपके पास मिलता? अगर मीटर बाय मिलीमीटर होता, अगर मीटर बाय मिलीमीटर होता, मीटर को ही एक रेफरेंस ले लेते तो मिलीमीटर तो सबको पता है कि 1/1000 तो ऑफ मीटर होता है। तो दिस इज इक्वल टू अगेन 1000। देखिए, अगर रेशियो आपने अलग किया तो यह भी देखिए पलट गया ना। इसको अच्छे से लिख लीजिए और लिखिए, ऐसा मत सोचिए कि हाँ मैं तो जानता ही हूं। फंसेंगे, नेगेटिव मार्क्स आएगा। चलिए, 1 मिलीमीटर 1 मीटर इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कीजिए, हाँ 1 मिलीमीटर इंटू 1000। हाँ, क्लियरली आ रहा है, आंख बंद करके फॉर्मूला काम कर रहा है। समझ में आया? हाँ सर, इतना आसान ले लेंगे क्या? आसान नहीं लेंगे। न्यूमेरिकल जो क्लासरूम हमारा होगा वहां पर हम लोग कठिन से कठिन प्रश्न लेंगे, लेकिन मेरा उद्देश्य आपको समझाना है। मैं कठिन नहीं लूंगा एग्जाम्पल। हाँ, 1-2 पॉपुलर है एग्जाम्पल, वो मैं ले लूंगा। अच्छा, इस बोलने के क्रम में वैसे मेरा है कि आप बुक खुद से पढ़ेंगे, नोट्स में नहीं दूंगा इस तरह से। आपको बुक पढ़ना है, बुक क्या है? नोट्स ही है। आप उसको पढ़िए, क्वेश्चन कीजिए। चलिए, एक चीज मैं बोलना भूल गया, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में या डायमेंशनल प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का एक दूसरा नाम डायमेंशनल कंसिस्टेंसी भी होता है। क्यों डायमेंशनल कंसिस्टेंसी बोलते हैं? इसलिए कि आपने देखा था S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर में 3 टर्म है, S UT हाफ AT स्क्वायर। तीनों का यूनिट सेम ही है, तीनों का डायमेंशन सेम ही है, तीनों टर्म का। तो इसीलिए यह टर्म कंसिस्टेंसी आता है। कंसिस्टेंसी कहां पर आपने देखा है? जो पेंट को मिलाते हैं, दूध में जो कुछ हल्दी मिला रहे हैं,
तो एक जैसा होमोजीनियस सॉल्यूशन अगर हो जाए तो उसको बोलते हैं कि दूध का कंसिस्टेंसी अच्छा है, कहीं पर ज्यादा और कहीं पर डेंसिटी ज्यादा, कहीं पर डेंसिटी कम नहीं है, इसको कंसिस्टेंसी बोलते हैं। उसी प्रकार से अगर सिमिलर डायमेंशन हो ईच टर्म का तो उसको डायमेंशनली इट इज कंसिस्टेंट, दैट मीन्स समझ गए। डायमेंशनल कंसिस्टेंसी क्यों बोलते हैं, तो इसलिए ये टर्म प्रिंसिपल होमोजेनिटी एंड डायमेंशनल कंसिस्टेंसी दोनों सेम ही वर्ड है, बिकॉज फॉर ईच टर्म व्हेन वी आर एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग इट्स यूनिट और डायमेंशन मस्ट बी सेम। एक तो यह चीज है। दूसरा मैं बताने के लिए भूल गया आपको कि वहां पर लिमिटेशन क्या है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का लिमिटेशन क्या है। लिमिटेशन है कि अगर कोई कांस्टेंट इन्वॉल्व होता है, फॉर एग्जांपल इसको मैं अलग से आपको इधर में बता देता हूं, ठीक है। ये जस्ट इसके पहले जो बताया था प्रिंसिपल होमोजेनिटी, उसका लिमिटेशन मैं बता रहा हूं। तो जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया था S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, और हमने देखा कि फॉर ईच टर्म अगर हम लोग डायमेंशनली बात करें तो सभी का सभी डायमेंशन लेंथ का ही था। लेकिन अगर हाफ ए टी स्क्वेयर के जगह पर मैं S इज इक्वल टू, किसी कारण से किसी का गलत इक्वेशन निकल गया, 380 स्क्वेयर ऐसा लिख दिया, किसी ने ऐसा लिख दिया, S इज इक्वल टू 280 2ut प्लस 380 स्क्वेयर, गलत इक्वेशन उसने निकाला है। S इज इक्वल टू 2ut प्लस 380 स्क्वायर, गलत इक्वेशन निकाल दिया। अगर आप डायमेंशनल एनालिसिस प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से जाते हैं तो यहां पर 2ut का डायमेंशन क्या होगा, 2 एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, डायमेंशन सिर्फ ut ही डिसाइड करेगा। इसके पहले भी सिर्फ ut ने ही डिसाइड किया था। 380 स्क्वायर, इसके पहले हाफ ए टी स्क्वायर था। डायमेंशन या यूनिट डिसाइड किसने किया था, ए टी स्क्वायर ने। अभी भी कौन कर रहा है, ए टी स्क्वायर। मतलब कि डायमेंशनलेस कांस्टेंट में हाफ लिखूं या 3 लिखूं, वह हमारा एनालिसिस को अफेक्ट कर ही नहीं रहा है। अगर अफेक्ट नहीं कर रहा है तो क्या हम डायमेंशनलेस कांस्टेंट को एनालाइज कर सकेंगे, नहीं कर सकेंगे। डायमेंशनली यह भी एक करेक्ट इक्वेशन है, S इज इक्वल टू 2ut प्लस 380 स्क्वायर, लेकिन क्या यह करेक्ट फिजिकली, क्या यह करेक्ट रिलेशन है, नहीं है। मतलब कि क्या हम टोटली रिलाई कर सकते हैं कि इफ एन इक्वेशन follows principle of homogeneity, does it mean the equation is actually a correct relation? नहीं बोल सकते हैं। क्यों नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि डायमेंशनलेस कांस्टेंट जो है वह कितना भी हो, उसका वैल्यू कुछ भी हो, वह डायमेंशन या यूनिट को अफेक्ट नहीं करता है। तो इस पार्ट को भी आप पढ़ लेंगे। आपका बेस्ट नोट आपका बुक है, उसको हाईलाइट कीजिए, लिखिए, कहीं पर समझिए, लेकिन आपसे क्वेश्चन बनना चाहिए और महसूस होना चाहिए आप क्या कर रहे हैं। मैं तो बोलूंगा कि आप बुक में मार्क कीजिए, 2 बुक खरीद लीजिए। बुक क्या है, वन ऑफ द बेस्ट नोट्स है। आपको क्या सॉल्व करना है यह कहां से पता चलता है, जो एक्सरसाइज में प्रॉब्लम दिया हुआ है, इससे भी ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करने से पिन पॉइंट पता चलता है कि अच्छा यह चीज हमें करना है। एट प्रेजेंट आप PYQs नहीं करेंगे, आप करेंगे सिर्फ एक्सरसाइज प्रॉब्लम। पहले वहां से कॉन्फिडेंस बिल्ड कीजिए, इंट्यूशन बिल्ड कीजिए, ये हो क्या रहा है, फिर डिफिकल्ट क्वेश्चन। चलिए
35 मिनट हो चुका है। समझ में आ गया, यह लिमिटेशन पता चल गया। फिर वापस हम लोग चलेंगे अब यूनिट पर। इस पार्ट को मैं हटा देता हूं। तो यूनिट कन्वर्जन निकालने के लिए क्या करेंगे, फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन लिख लेंगे। डायमेंशन लिखने के बाद उसका रेशियो ले लेंगे। रेशियो लेने के बाद अलजबरा के जैसा उसको इंटरप्रेट कर लेंगे कि 1 मीटर इज इक्वल टू कन्वर्जन फैक्टर इनटू डिफरेंट यूनिट, और हमारा आंसर निकल जाएगा। अब एक एग्जांपल लेंगे जो कि बहुत जगह लिया हुआ है, हर किताब में लिया जाता है। देखिए, फोर्स का लेंगे तो एसआई यूनिट में फोर्स का यूनिट क्या होता है? एसआई यूनिट फोर्स का होता है न्यूटन, और सीजीएस यूनिट होता है डाइन। इस दोनों के बीच का हम लोग रिलेशन निकालेंगे। फिजिकल क्वांटिटी यहां पर क्या है? फोर्स है। फोर्स का डायमेंशन कैसे निकालेंगे? चूंकि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सलरेशन होता है, और डायमेंशनल एनालिसिस में डायमेंशन या यूनिट को अलजेब्रिक सिंबल के जैसा इस्तेमाल करते हैं, इसलिए मास का डायमेंशन, और जब हम डायमेंशन में बात कर रहे हैं तो ब्रैकेट को जरूर लिखिए। ब्रैकेट क्या होता है? डायमेंशन ऑफ फोर्स इज इक्वल टू डायमेंशन इन मास इनटू डायमेंशन इन एक्सलरेशन। अब एक्सलरेशन तो फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, तो एक्सलरेशन क्या होता है लिख देता हूं। मास m, एक्सलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है। रेट कहने का मतलब पर यूनिट टाइम। वेलोसिटी क्या होता है? लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम। लेंथ का क्या होता है? डायमेंशन l। टाइम का क्या होता है? t। तो वेलोसिटी में ही तो लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम हो गया। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को बोलते हैं एक्सलरेशन, मतलब वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, मतलब L बाई टी के बाद भी एक बार टी करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मीटर सेकेंड स्क्वायर, वो भी डिनोमिनेटर में है, तो सेम चीज को सिंबल में लिख दिया। डायमेंशन ऑफ फोर्स इज 1 इन मास, 1 इन लेंथ एंड -2 इन टाइम एंड 0 इन रेस्ट 4 क्वांटिटीज। अभी कन्वीनियंस के लिए सिर्फ नहीं लिखा है, रहता सारा ही है। क्लियर है? अब हम लोग न्यूटन को डिवाइड कर देते हैं डाइन से। किसी का मन हो गया कि डाइन को डिवाइड करेंगे न्यूटन से, तो क्या वो गलत है? नहीं है गलत, सही है। जब 1 न्यूटन को 1 डाइन से डिवाइड करेंगे तो वह एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट होगा। क्यों होगा? क्योंकि दोनों का डायमेंशन सेम ही है, दोनों का फिजिकल क्वांटिटी फोर्स ही है। तो फोर्स डिवाइडेड बाय फोर्स करेंगे तो उसका सारा अलजेब्रिक सिंबल की तरह से ट्रीट करेंगे, तो सारा डायमेंशन कट जाएगा, तो बचेगा क्या? सिर्फ डायमेंशनलेस कांस्टेंट के। ठीक। अब क्या मैंने बताया? मैंने बताया है कि इसको आप डायमेंशन में लिख लीजिए, फिजिकल क्वांटिटी लिख लीजिए। क्या लिखेंगे? यूनिट लिख लीजिए। आप इसका यूनिट लिख लीजिए। मास का यूनिट हो गया केजी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय,
यहां से फिजिकल क्वांटिटी से पता चलता है कि क्या क्या फिजिकल क्वांटिटी लेना पड़ेगा जिसका रेशियो निकालेंगे। ठीक है, 1 डाइन के लिए भी फिर अगेन इसको अगर आप रेफरेंस ले रहे हैं या फिर नीचे किसी एक यूनिट को तो आपको रेफरेंस लेना ही पड़ेगा। तो हमने कौन सा यूनिट लिख दिया एसआई वाला, तो फिर इधर कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको भी एसआई में लिखना पड़ेगा। तो 1 डाइन में मास का क्या होता है, यूनिट ग्राम होता है, तो ग्राम को केजी में लिखना है, तो कितना हो जाएगा 10⁻³ केजी। यहां पर मीटर है, सीजीएस में लेंथ का यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर, सीजीएस सेंटीमीटर, ग्राम सेकंड, तो लेंथ का हो गया सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर कितना मीटर होता है, मीटर का 100वां हिस्सा होता है। और सेकंड तो दोनों में सेम ही लिख रहे हैं, तो उसका कन्वर्जन फैक्टर का कोई मतलब नहीं है। तो यह सारा तो कट जाएगा, केजी से केजी, मीटर से मीटर और सेकंड स्क्वायर से सेकंड स्क्वायर। बचेगा क्या, 1 डिवाइडेड बाय 10⁻³ इंटू 10⁻², मतलब 1 डिवाइडेड बाय 10⁻⁵। जब भी मल्टीप्लाई होता है बेस सेम हो तो दोनों जुड़ जाता है, जुड़ेगा तो क्या जुड़ेगा, -3 और -2। तो 1/10⁻⁵ को क्या लिखेंगे, क्या इसको 10⁵ लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, दिख रहा है। तो अब इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो लिखते हैं तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू कितना आ गया, 10⁻⁵ डाइन। कन्वर्जन फैक्टर आपको पता चल गया, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁻⁵ डाइन। अगर डाइन से पूछेगा तो आप इसको इधर से उधर कर लीजिएगा, एक रिलेशन आपको पता चलना चाहिए। इसी प्रकार से आपका वर्क के लिए दिया हुआ है अर्ग और जूल में, ये सब आप खुद से करेंगे, यही प्रोसीजर होता है करना। क्या होता है, पहले तो पता चल जाए कि किन किन फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड कर रहा है और उसका डायमेंशन क्या है। जब पता चल गया तो उसके यूनिट में रेशियो ले लेंगे। रेशियो कैसे लेंगे, चूंकि अलजेब्रिक सिंबल के जैसा इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको कैंसिल करना हमारा उद्देश्य है, तो दोनों को सेम यूनिट में लिखना पड़ेगा। मतलब कि इस क्वेश्चन में कोई, जैसे कि यहां पर मैंने बोला था, उसी प्रकार से अगर वहां पर किसी का मन हो जाए कि सर मैं केजी मीटर स्क्वायर में नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा ग्राम में, मैं सीजीएस के हिसाब से चलूंगा, तो भी आपका सेम आंसर आएगा। करके देखेंगे, 1 न्यूटन बाय 1 डाइन इज इक्वल टू, अब केजी को ग्राम में करने का मन हो गया मेरा, तो कितना हो जाएगा 1000 ग्राम। मीटर को भी सीजीएस में करने का मन हो गया, कितना हो जाएगा 10⁻² ग्राम, 10⁻² सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय सेकेंड स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में तो सेम ही रह जाएगा, ग्राम सेंटीमीटर बाय एस स्क्वायर। अलजेब्रिक सिंबल के जैसा ग्राम से ग्राम, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर और सेकेंड स्क्वायर से कट गया, तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू, अभी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। हाँ, यह थोड़ा सा एरर इसमें रह गया है, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन आ रहा है, यहां पर भी 1 इज इक्वल टू 10⁵ डाइन होना चाहिए, और है भी, ये देखिए 10⁵ है ना, 10⁻⁵ तो 1/10⁻⁵ है, तो यह 10⁵ है, तो दोनों इक्वेशन सेम आ रहा है। ये गलती से माइनस लिखा हुआ था,
सिर्फ लिखने का एरर था, कॉन्सेप्ट का गलत नहीं है। समझ में आया? तो इसी प्रकार से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछता हूं कि 1 ईयर को अगर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो उसका क्या होगा कन्वर्जन फैक्टर, कैसे निकालिएगा? जैसे आप करते हैं वैसे नहीं निकालिएगा, इसको ऐसे निकालना है। अच्छा, 1 ईयर इज ये फिजिकल क्वांटिटी कौन सा है? ईयर। टाइम मतलब कि इसका सिंबल क्या होगा? एस। इसका डायमेंशन क्या होगा? 1 इन एस। और सेकंड का क्या होता है? वह भी एस होता है। मतलब दोनों फिजिकल क्वांटिटी टाइम का बात कर रहा है। यूनिट कन्वर्जन क्या होगा? दोनों का रेशियो निकाल लेंगे। 1 ईयर बाय 1 सेकेंड इज इक्वल टू, अब 1 ईयर को आपको सेकंड में एक्सप्रेस करना है, कितना हो जाएगा? 365 इंटू 24 इंटू 3600 सेकेंड, डिवाइडेड बाय नीचे भी सेकेंड। सेकेंड सेकेंड कट गया तो क्या बचा? सिर्फ कन्वर्जन फैक्टर बचा, 365 इंटू 24 इंटू 3600। समझ में आया? तो यह एक रोबस्ट प्रोसीजर है, आप इससे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको क्वेश्चन नंबर बता दूंगा यहां पर, लेकिन मैं एक चीज और भी बताना चाहता हूं आपको। पहले तो आप इस मेथड पर ट्रस्ट कीजिए और क्वेश्चन मैं आपको लिख देता हूं, वो सब आपको करना है। एससी वर्मा के सॉल्व क्वेश्चन 3 और 4 को कर लेंगे और इसके एक्सरसाइज से आप 8, 9, 10, 11, 12 और 13 इन क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं। अब देखिए, इसमें मैं कुछ बातें और भी बताना चाहता हूं। यह जो मेथड है, जिस मेथड से मैंने बोला आपको करने के लिए, यह एक रोबस्ट मेथड है, ऐसे करना चाहिए। लेकिन मैं जब आपके क्लास में था तो उस समय मैं टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ता था, जो टीचर पढ़ाते थे वही मैं करता था। तो उस समय मेरा जानकारी इतना रोबस्ट नहीं था। उस समय मैं कैसे करता था, और यह भी मेथड गलत नहीं है। देखिए, मैं डायरेक्ट करता था, इसको मैं बोल सकता हूं कि यह एक डायरेक्ट मेथड है। आप भी ऐसे ही करते होंगे शायद। सेम एग्जांपल हम, अब यह एक डायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट मेथड ऑफ यूनिट कन्वर्जन। मैं ऐसे करता हूं, बहुत लोग करते हैं ऐसे। 1 न्यूटन मैंने फोर्स का लिया था, अब मैं इसको सीजीएस में दिखाना चाहता हूं, तो कैसे लिखेंगे? पहले तो इसका मैं यूनिट लिख लेता था कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसको मैं इसी जगह बिना रेशियो लिए मैं इसी जगह ईच यूनिट को कन्वर्ट कर देता था सीजीएस सिस्टम में। तो 1 केजी को क्या लिख सकते हैं? 1000 ग्राम। और 1 मीटर को लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर। और सेकेंड तो दोनों में सेम ही है, तो यह मुझे आ जाता था 10 टू द पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर एस स्क्वायर, विच इज नथिंग बट 1 डाइन। तो यहां से डायरेक्टली मैं रिलेशन निकाल सकता था। लेकिन हाँ, यह आपको प्रैक्टिकली काम आता है, लेकिन ज्यादा रोबस्ट मेथड ये, मतलब ये हिलेगा नहीं, ये मेथड ये भी नहीं हिलेगा, लेकिन इसमें क्या है, प्रोसीजर नहीं है उतना जितना कि इसमें है। और एक एक प्रोसीजर, एक एक जो स्टेप है एकदम सधा हुआ है, गलती कम होगा आपसे। लेकिन अगर आप जल्दीबाजी में है तो इसको खूब इस्तेमाल कीजिए। मैं तो बोलता हूं कि मैंने जो सॉल्व्ड एग्जाम्पल 3, 4 और एक्सरसाइज एचसी वर्मा से यहां तक का दिया है, आपको दोनों मेथड से करना चाहिए। एक तो रोबस्ट मेथड जो रेशियो लेकर के कन्वर्जन फैक्टर निकालते हैं, और दूसरा डायरेक्ट मेथड जिसमें कि इस तरह का रेशियो का कोई आवश्यकता नहीं है। लिमिटेशन देखिए, बुक में लिमिटेशन नहीं दिया हुआ है, और इस थियोरिटिकल क्लास में मैं आपको ज़्यादा ओवरबर्डन नहीं करना चाहता।
लेकिन फिर भी सतर्क मैं जरूर करूंगा। लिमिटेशन समझिए क्या है। यह जो यूनिट कन्वर्जन मेथड है, यह सिर्फ तभी काम करेगा जब डायमेंशन आपका सेम हो। मतलब कि फिजिकल क्वांटिटी तो सेम हो ही, लेकिन उसका डायमेंशन भी सेम हो। ज्यादातर समय, ऑलमोस्ट ऑल द टाइम, डायमेंशन सेम होता ही है। लेकिन एक एक्सेप्शन मुझे मिला है कि अगर आप देखें कि चार्ज का जो यूनिट होता है, यूनिट ऑफ चार्ज इन सीजीएस सिस्टम, ईएसयू, 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, और एसआई सिस्टम में चार्ज का यूनिट 1 कूलम्ब होता है। अगर आप डायमेंशन निकालें 1 ईएसयू का, डायमेंशन ऑफ ईएसयू इज नॉट इक्वल टू डायमेंशन ऑफ कूलम्ब। दोनों सेम नहीं है। अगर एग्जैक्टली पूछा जाए तो अभी मैं यहां पर ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना चाहता हूं, बस यही आप समझिए कि दोनों का डायमेंशन सेम नहीं रहने पर भी दोनों के बीच का कन्वर्जन फैक्टर एग्जिस्ट करता है। कितना होता है? 1 कूलम्ब इज 3 × 10⁹ ESU, और दोनों का डायमेंशन सेम नहीं है। कूलम्ब, अब यह फॉर्मूला चूंकि आपको मालूम नहीं है, मैं डायरेक्टली लिखना चाहूंगा कि करंट इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम। तो चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम, तो इसका डायमेंशन हो जाता है 80, और ईएसयू का डायमेंशन हो जाता है फोर्स इंटू R², और उसका रूट हो जाता है, फोर्स का होता है मास इंटू एक्सलरेशन इंटू R², और इसका रूट हो जाता है। तो ये 1/2 हो जाएगा, ये 1/2, और ये भी 1 हो जाता है। तो ये इसका डायमेंशन होता है। इसका डायमेंशन है 80, और इसका डायमेंशन है m⁻½ L⁻3/2 T⁻⁻⁻1। टी का डायमेंशन -1। डायरेक्टली मैं लिख देता हूं अच्छे से। जब आप कभी वापस इस वीडियो को आकर के इस सेक्शन को देखिएगा, विश्वास रखिए, कोई सीनियर हो आपका, कोई टीचर है, आप दिखाइएगा तो उनका दिल खुश हो जाएगा यह देख करके। तो इन दोनों का डायमेंशन जो है वह सेम नहीं है, येट इसका कन्वर्जन फैक्टर एग्जिस्ट करता है। तो यहां पर क्या किया जाता है, इस जगह में क्या किया गया है, और यह एक ही एक्सेप्शन मुझे मिला है, शायद इस तरह का और भी क्वांटिटी होगा जिसको कि डिफरेंट ढंग से डिफाइन किया गया है। तो यहां पर इसके फिजिकल इफेक्ट को सेम करने के लिए जितना क्वांटिटी लगेगा ईएसयू का, तो फिजिकल इफेक्ट देखते हैं कि दोनों में सेम अमाउंट ऑफ फोर्स, अगर दो चार्ज को रखने पे रिपल्सन का फोर्स अगर सेम आना है, तो उसके लिए कितना यूनिट ईएसयू दोनों ऑब्जेक्ट पर समान रूप से रखना पड़ेगा, कितना यूनिट कूलम रखना पड़ेगा, वहां से फोर्स को इक्वेट करके यह रिलेशन एस्टेब्लिश किया जाता है। तो कन्वर्जन फैक्टर में एक मुझे यह, मैं इसको लिमिटेशन से ज्यादा मुझे लग रहा है कि एक्सेप्शन बोलना चाहिए। एक्सेप्शन, लिमिटेशन इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यूनिट कन्वर्जन फैक्टर का फॉर्मूला तभी काम करेगा जबकि डायमेंशन सेम हो। फिजिकल क्वांटिटी तो सेम हो ही, साथ साथ डायमेंशन भी सेम हो। लेकिन एक्सेप्शन मैं इसको बोल रहा हूं क्योंकि पूरे बुक में अभी तक में मुझे एज ए टीचर, मुझे भी अभी तक एक ही यह एग्जाम्पल मिला है जो कि आपके एग्जाम में अपीयर पहले होता था, आजकल अब नहीं होता है।
ठीक है, तो चूंकि एक ही है तो इसको मैं एक्सेप्शन के कैटेगरी में रखता हूं। आप इसको डायरेक्टली अगर ये फॉर्मूला याद है तो इससे भी कर सकते हैं, अदरवाइज मैं सेपरेटली किसी क्लास में डिराइव कर दूंगा, यहां मैं डिराइव करना नहीं चाहता हूं। है तो एक ही लाइन का, 2-3 लाइन का, लेकिन अभी आप समझेंगे नहीं ज्यादा। चलिए ठीक है, हाँ, लेकिन लेटर ऑन आपको पूरा समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूं। तो यूनिट कन्वर्जन में आपको क्वेश्चन भी मैंने बोल दिया, आप उसको सॉल्व करेंगे। अब चलेंगे हम लोग लास्ट इसके सेक्शन पर, डिड्यूसिंग रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटी। और जैसे कि टाइम हो गया है तो मैं वहीं पर रोक दूंगा। एक और उसमें है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, अब उसको मैं नेक्स्ट क्लास में लूंगा। अप्रॉक्सीमेशन और सिग्निफिकेंट डिजिट के कॉन्सेप्ट को जब मैं बता रहा हूँ वहां पर मैं इसको लाऊंगा। तो चलिए लास्ट सेक्शन जल्दी से कर लेते हैं, ज्यादा पार नहीं करेंगे 1 घंटे को।